नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम हमारी +1 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका लेसन नंबर 1 समय की शुरुआत से उसका लेक्चर नंबर ये हमारा 7th है। ऑलरेडी हमारा 6 लेक्चर है वो इस चैप्टर से संबंधित हो चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था किस तरीके से जो आदि मानव के जो भोजन प्राप्ति करने के जो संसाधन थे, तरीके थे, उसके बारे में हमने डिस्कशन है वो किया था। तो मैंने इनके जो 4 प्रकार के जो जो प्रकार थे भोजन प्राप्ति के वो पाए गए थे, जिसके अंदर संग्रहण करना यानी कि इकट्ठा करना, शिकार करना, अपमार्जन और मछली पकड़ना। तो ये 4 प्रकार के जो पाए गए थे और जिसके अंदर जो उनके शिकार करने के जो 2 जगह थी वो मैंने आपको कल वाले लेक्चर के अंदर बताई थी। तो आपके अंदर वो आपको कमेंट करके वो शहर का नाम बताना है कि कौन से शहर के अंदर जो शिकार करने के जो अवशेष है वो पाए गए थे। एक 5 लाख साल पहले पाया गया था और दूसरा 4 लाख साल पहले पाया गया था। तो आपको शहर बताने हैं और जगह का नाम बताना है, कमेंट करके बताइए। तो ये आपका देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। और आज का हमारा ये जो लेक्चर है कि वो किस तरह से जो निवास स्थान के तहत अपना जो जीवन यापन है वो करते थे। तो इसके बारे में अलग अलग अवशेष पाए गए हैं, कुछ उत्खनन कार्य भी पाए गए हैं। तो किस तरीके से जो आदि मानव था वो अपना जो प्रारंभिक जीवन के तहत वो अपना जो हम कह सकते हैं कि जो जीवन यापन के तहत अपना किस तरीके से वो जीवन यापन है वो करता था। तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि चाहे वो पेड़ों से हो चाहे खुले स्थानों से हो, क्योंकि शुरुआती जीवन के अंदर जब कुछ हम देखते हैं कि पेड़ों में जो गुफा के रूप में या पेड़ों के ऊपर जो अपनी प्रोटेक्शन था वो अन्य जो जितने भी जंगली जानवर थे, क्योंकि सभ्य तो था ही नहीं वो, और सभ्य ना होने की वजह से वो अपना जो जीवन यापन है वो पेड़ों के ऊपर ही अपना विस्थापित है वो करता था। यानी कि जितने भी जंगली जानवर या अन्य जो पशु पक्षी हैं वो उनको खा ना ले। तो शुरुआती जीवन में उसका जो जीवन था वो हम कह सकते हैं डर के माहौल के अंदर उसने व्यतीत है वो किया था। लेकिन उसके बाद वो खुले स्थानों के ऊपर जो उसने आवास की स्थिति थी वो अपना ली थी। तो किस तरीके से उसने आवास की स्थिति अपनाई थी और किस तरीके से वो गुफा से उनके प्रमाण है वो कहाँ कहाँ पाए गए थे, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। परम मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य पुनर्निर्मित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित धार है वो पाते हैं। यानी कि शुरुआती जीवन के बारे में जितने भी साक्ष्य और इतिहासकारों को जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सुनिश्चित आधार पे इनके बारे में जो विश्लेषण है वो बताया जा सकता है। उनके जीवन के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनके शुरुआती लक्षण के बारे में। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के खिलाफ की जांच करना। यानी कि जितने भी उसके शुरुआती जीवन के बारे में जो साक्ष्य है, जीवन के बारे में हो चाहे वो आवास के बारे में हो, उसकी जो कलाकृतियों के बारे में हम जांच करके जो स्थान और जो जगह पाई गई है उन जगह का हम जो जांच करने के बाद ही उसका जो अध्ययन है वो पूर्ण रूप से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की फैलाव की जांच करना। यानी कि अगर हमने उनकी जीवन शैली के बारे में अगर हमने उसके बारे में जानना चाहते हैं उसकी जीवन शैली किस तरह की थी, तो उनके द्वारा जो भी निर्मित जगह थी, जो वस्तुएं थी, जो पदार्थ थे, चाहे वो घर थे चाहे अन्य रहन सहन के लिए उनका जो तरीका था, उनके द्वारा उनका जो कहाँ का विस्थापित हुए थे, वो कहाँ का उन्होंने जगह का जो रहन सहन का जो तरीका था वो अपनाया था, उनके द्वारा दिए गए जो अवशेष के माध्यम के द्वारा जो इतिहासकार है उनका जो वर्णन है वो उन्हीं के अध्ययन के माध्यम से वो कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलाम्बे और ओसोलेजाइसली के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और कुठार मिले हैं। ये औजार लगभग 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं वो पाए जाते हैं।
तो उनके शुरुआती जीवन से संबंधित है वो केन्या के अंदर दो जगह पाई गई है, जिसके अंदर किलाम्बे और ओलोजेसाइली जो स्थान है उसका खनन मतलब उसकी खुदाई करने के बाद हजारों की संख्या पर वहाँ पर जो औजार पाए गए हैं उनकी वजह से जो अवशेष पाए गए हैं, तो इतिहासकार उनके बारे में अध्ययन करने के बाद उसका जो एनालाइज है वो कर सकते हैं। और जब ये उनकी खुदाई की गई तो जो हथियार जो पाए गए थे, उनके कुछ हथियार है जो, तो उनकी जो अनुमानित जो उम्र थी वो 7 लाख से लेकर 5 लाख जो साल पुराने हैं वो माने गए थे। यानी कि होमोसिड के नाम से अगर जितने भी ये औजार पाए गए थे उनकी जो अनुमानित जो आयु थी वो 7 लाख साल से लेकर 5 लाख साल के बीच तक पाई है वो गई थी। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहाँ लोग बार बार आते जाते हैं वो रहते थे। यानी कि इसका मतलब है कि जब ये केन्या के अंदर किलाम्बे और ओसो जेसाइली जो जगह है जहाँ पर ये जितने भी औजार है वो काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ की जो उपकरण है वो पाए गए हैं, तो इतने बड़ी संख्या के अंदर जो औजार पाए जाने का मतलब क्या हुआ? वहाँ एक जगह इकट्ठे होने का मतलब ही क्या था? क्यों पाए गए थे? इसकी वजह क्या रही होगी? क्या इन जगह पर ऊपर केन्या के ऊपर जो संसाधन थे, जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन थे, चाहे खाद्यान्न के हो चाहे अन्य के, जो उनकी मात्रा रही होगी, तो वहाँ इतनी क्या अधिक मात्रा में उपलब्धता थी वहाँ पर? यानी कि बड़ी संख्या में अन्य स्थानों की तुलना पे जो संसाधन थे वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध पाए जाते थे, और शायद हो सकता है इसकी वजह से ही लोग वहाँ अधिक मात्रा में आते जाते रहे होंगे। और रहने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद हो सकता है वो वहाँ पर विस्थापित है वो हो गए हों अन्य स्थानों की तुलना में। तो ये संभवतः है, इसके बारे में कोई इतिहासकारों के बारे में इसके बारे में कुछ फिक्स तो नहीं कहा जा सकता कि लंबे और आइसो ओल्लो जेसाइली जो जगह पाई गई थी उसकी जगह पर एक ही स्थान पर इतने अधिक मात्रा में जो ये औजार पाए गए थे, संसाधन की जो मात्रा उपलब्धता थी, तो उसके कारण क्या रहे होंगे? क्यों लोग वहाँ इतने अधिक मात्रा में आते जाते रहे होंगे? ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अन्य क्रियाकलापों के पद चिन्ह छोड़ जाते होंगे। यानी कि इस जो स्थान थे उसकी वजह से अपने जो जितने भी शिल्प क्रियाएं थी, जो एक्टिविटी वो बनाते थे, शायद हो सकता है वो अपने जो कुछ स्थानें थी वहाँ पर, जो ऐसे स्थानों की वजह से अपने जो कुछ पद चिन्ह है वहाँ पर छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं, और जिन स्थानों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ कम मात्रा में स्थानों पर बिखरी हुई है। तो शायद हो सकता है इन जगहों के अलावा जितने भी जो इनकी शिल्प कृतियाँ थी उनकी जो मात्रा थी वो शायद अन्य जो जितने भी स्थान थे उनके एक जगह पर ज़्यादा इकट्ठे होने की वजह से जो अन्य बाकी जो स्थान थे वहाँ पर संसाधन की मात्रा कम होने की वजह से, उनका आवागमन कम होने की वजह से जितने भी जो उनकी जो मात्रा थी वो शायद हमें कम दिखाई देती है। तो ये कई जो इसके बारे में जो इतिहासकारों के रूप में जो अंदाजा इस बात के माध्यम से लगाया जा सकता है कि जिसकी वजह से अलग अलग जो कारण है उनके बारे में प्रतीत है वो हो सकते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों तथा मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। अच्छा, ये भी जरूरी है कि जो होमिनिड थे वो अन्य जो आदि मानव थे उनके साथ जो चाहे वो मांस शुरुआती दौर के अंदर अगर जब देखा जाता है तो वो मांस का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में करते थे। तो शायद हो सकता है कि वो इकट्ठे मिलकर इनका प्रयोग है वो करते हैं और एक ही क्षेत्र के अंदर वो रहते हों। यानी कि इसके बारे में जो हमारा जो इतिहासकारों के इसके बारे में जो अवशेष हैं या जो अंदाज़ा लगाया जाता है, तो इसके बारे में कोई अलग रूप से वो इसके बारे में जो जगह है उसके बारे में एनालाइज है वो नहीं कर पाते। शायद हो सकता है उनके इकट्ठे रहने का वजह है वो यही रही हो। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए ये कैसे होता था। आप एक ग्राफ के माध्यम से ये किस तरीके से ये दिखाया गया है, इस चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीके से एनालाइज है वो कर सकते हो कि पेड़ों पर रहने के जो अन्य कारण थे, पेड़ों पर होमिनिड भी रहते थे, अन्य स्तनपायी भी लोग रहते थे, उनके भरण पोषण करने का जैसे तरीका था, उनकी हड्डियों के बारे में बाढ़ प्रभावित होने के लिए कारण रहे होंगे, विस्थापित होने के लिए रहे होंगे,
निष्कासित होने के रहे होंगे, भरण पोषण के उनके तरीके रहे होंगे, इधर उधर उसके घूमने के लिए भी अलग तरीके रहे होंगे, मांस भक्षियाँ भी कुछ लाते होंगे। तो ये एक सर्कल बनाया गया, किस तरीक़ों से वो अपना होमिनिड थे, वो आदि मानव था, वो अपना जीवन यापन करने के लिए सारा जो कार्यविधि के तहत इसका प्रयोग है वो करते थे। तो ये पैराग्राफ के एक पिक्चर के माध्यम से इसका अच्छी तरह से आपका जो उल्लेख है वो कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा कि 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू है वो हो गया था। रहने के लिए, जब उनके जीवन यापन के लिए जब कुछ निवास स्थान के बारे में जब हमारी चर्चा शुरू होती है, तो लगभग 4 लाख से लेकर 1,25,000 साल पहले गुफाओं और खुले रूप से निवास के रूप में उनका जो प्रचलन है वो आदि मानव का जो शुरुआत है वो हो गया था। इसके साक्ष्य यूरोप के पूरा स्थलों से मिलते हैं। इसके जो साक्ष्य हैं वो यूरोप के काफ़ी अन्य जो जगहों के माध्यम से इनका जो प्रयोग है वो देख सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित लेजरेंट गुफा की दीवार को 12x4 मीटर कार के एक निवास स्थान के से सटाकर है वो बनाया गया है। तो दक्षिणी फ्रांस के अंदर है जो एक लेटराइट जो गुफा बनाई गई है, लेजरेंट गुफा बनाई गई है, उसकी जो दीवार के बारे में 11x4 के आकार की जो एक निवास स्थान करने के लिए, तो उसकी एक हम कह सकते हैं निवास करने के लिए उन्हें अलग प्रकार की जो एक जो निवास स्थान है वो बनाया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों, टाउट, पर्च और कार्प के साक्ष्य वो मिले हैं। इसके अंदर क्या मिले हैं? 2 चूल्हे मिले हैं और विभिन्न प्रकार के अन्य जो खाद्य पदार्थ है वो मिले हैं, जैसे फल हो गए, वनस्पति होगी, बीजें हो गए, काष्ठफल हो गए और पक्षियों के अंडे हो गए, मीठे जल की मछलियों के जो प्रकार हो गए, जिसके अंदर ट्राउच, पर्च, कार्प नाम की जो अलग अलग जो साक्ष्य है वो इन्हीं के तहत हम इसके अंदर पाए गए हैं। कहाँ पर, किस जगह पे? ये किस जगह पर? दक्षिणी फ्रांस के अंदर लेजरेट गुफा है, जो लेजरेट गुफा है उस जगह की बात है वो कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर निवास स्थानों के बारे में, जो आदि मानव के निवास स्थान के बारे में ये जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाट में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई है वो जाती है। इसी के तहत एक जो अन्य जो जगह का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है, जो दक्षिणी फ्रांस के अंदर एक टेरा अमाट नाम की जो जगह है, एक पिक्चर के अंदर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, वो घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमज़ोर एक बनावट की तरह से झोंपड़ियाँ हैं, जो शायद जो रेलेवेंट मौसम के तहत जो इनका प्राचीन समय के अंदर मौसम रहा गया होगा उसकी वजह से ही ये मौसमी प्रवास के लिए बनाई गई है, यानी कि सर्दी गर्मी की वजह से बचाव के लिए इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है। फ्रांस के अंदर ही जगह कौन सी है? टेरा अमाट। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में सवार्ट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाएगी जो चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, वो जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं वो पाए गए हैं। इसके अलावा केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्टा क्रांस जो जगह पाई गई है उस जगह के ऊपर पत्थर से संबंधित जो औजार पाए गए हैं, जो हम कह सकते हैं जिनकी जो पकाई करने के बाद उनको पकाया गया है, और शायद हो सकता है कि आवास के लिए या अपने बचाव के लिए या शिकार करने के लिए जिनका उपयोग है वो किया जाता है। तो इनकी जो लगभग जो अनुमानित आयु मानी गई है वो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। इनकी जो अनुमानित आयु है वो मानी गई है। तो इससे संबंधित जो अवशेष हैं वो पत्थरों से संबंधित इनके जो अवशेष हैं, जो औजार हैं, वो कौन सी जगह पर पाए गए हैं? केन्या के चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस नामक स्थान पर पाए गए हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है? क्या ये एक सुनियोजित सुयंत्र ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? इसके बारे में सटीक रूप से जानकारी है वो नहीं मिलती। यानी कि ये जो चीज़ें पाई गई है, चाहे हथियार है चाहे झोपड़ी है, इसके बारे में जो इनकी जो बनावट और शेप के बारे में जो इसका उत्खनन और जब एनालाइज किया गया
तो क्या ये बनाने का तरीका था, इस तरीके से बनाने का जो तरीका जो पाया गया है, शायद हो सकता है वो अग्नि ज्वालामुखी की वजह से, इनका जो अग्नि जलने की वजह से इनको परिणाम रहा हो, या किसी अन्य तरीके से ये पकाकर बनाई गई हो। तो इसके बारे में जो एक वेल प्लानिंग जो परियोजना के बारे में जो इतिहासकार है, इसके बारे में व्याख्या वो ठीक से नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से इनकी जो झोपड़ियाँ बनाई गई है, जो औजार बनाए गए हैं, उनके जो सुनियोजित प्लानिंग की गई है, उनकी जो तीखापन है, उनकी जो शेप बनाई गई है, तो क्या ज्वालामुखी से उत्पन्न जो अग्नि के जो लावे हैं उनकी वजह से ये बने हैं, या फिर वो एक वेल प्लानिंग अपने आप नियोजित करने के बाद बनाई गई है। तो इतिहासकारों के इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत है वो नहीं है, सटीक कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं है। यानी कि हम पुराने इन अवशेषों के माध्यम से उनका जो एनालाइज कर नहीं कर सकते कि वो बनाने का जो तरीका था वो किस तरीके से वो बनाए गए थे। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में। शल्क निकाल कर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ इसका उपयोग खतरनाक जानवर को भगाने में किया है वो जाता था। इसके अलावा जो चूल्हे के अंदर जिस तरीके से ये टेरामाट के अंदर जो गुफा जो पाई गई है, एक नियोजित घर प्लानिंग जो पाई गई है, उसके अंदर जो चूल्हे का प्रयोग किया जाता था, तो आपको वैसे आपको पता ही होगा, ग्रामीण परिवेश के अंदर हम जो अपनी खाद्य सामग्री के तहत हम जो जिनका प्रयोग है, या प्राचीन समय के अंदर जिसका प्रयोग हम चूल्हे के ऊपर खाद्य पदार्थों को नियोजित ढंग से पकाने के लिए उनका प्रयोग है वो किया जाता था। तो ठीक इसी तरीके से ही जो इन गुफाओं के अंदर जो ये चूल्हे का प्रयोग पाया गया था, तो आपको पता है भी ये प्रकाश के लिए भी उपयोगी है, गर्मी लाने के लिए भी उपयोगी है, भोजन पकाने के लिए उपयोगी है। लकड़ी को एक हो सकता है कठोर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता हो, कोयला बनाने के लिए प्रयोग हो सकता हो, भाले की नोक बनाने के लिए इनका उपयोग है बुलाया जा सकता हो। शायद हो सकता है कि जो औजार बनाए जाते हो उनका जो उनकी गर्माहट की वजह से उनको तीखा करने के लिए उपयोग लाया जाता हो, और इसका शायद हो सकता है बाद में जानवरों को शिकार करने, उनको काटने, उनको भगाने या अपनी बचाव करने के उसका प्रयोग है वो किया जाता हो। तो इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इसके बारे में इतिहासकार है जो व्याख्या वो नहीं कर पाते हैं कि किस इंसेंशनल की वजह से या उपयोगिता की वजह से इनका उपयोग है वो किया जाता था। लेकिन आपको ये पता है कि इन सभी का जो हम दैनिक जीवन में इसका चूल्हे का दैनिक प्रयोग के रूप में जब हम देखते हैं आग को, इसका काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग है वो किया जाता है। इसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे भोजन के लिए प्रयोग हो, चाहे गर्माहट लाने के, सर्दी के मौसम अनुकूल इसको वातावरण बनाने के लिए किया जाता हो, या किसी अन्य पर्पज़ के लिए किया जाता हो। तो ये सारे अलग अलग जो कार्यप्रणाली के तहत इनका प्रयोग है, जो आदि मानव के द्वारा इनका जो निवास स्थानों से लेकर, पेड़ों से लेकर और खुले के निवास स्थानों की आवास परियोजना के तहत इनका प्रयोग है वो अलग अलग तरीके से किया जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने पेड़ों की गुफाओं से लेकर उसके खुले स्थानों पर निवास स्थान से लेकर किस तरीके से जो आदि मानव था उसने जो आदि मानव ने अपना जो प्रयोग है वो करना है वो सीखा था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जो स्टडी है वो जब तक मैनुअल क्लासेस ना लगने लग जाए वो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि दिए गए जो बेल आइकन पे जो आप क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा जो 10th की SST है, +1 की हिस्ट्री पॉलिटिकल, +1 +2 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, उसके जो जितने भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।